नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पारा लगातार गिर रहा है, हड्डी गला देने वाली ठंड है। जब घर में भी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उस सर्द मौसम में पूरी रात सड़क पर गुजारना पड़े तो वो भी बिना किसी अलाव, बिना किसी इंतजाम के। बस सड़क का एक किनारा हो, एक पतला सा कंबल और कई बार वो भी मैसर नहीं। तो सोच कर ही डर गए होंगे ना आप, ये सोच कर ही अंदर से सिहरन पैदा हो गई होगी, कपकपी छूट गई होगी। लेकिन जनाब, ये जिंदगी है, क्या क्या नहीं दिखाती। जिंदगी है जो जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन यहाँ जिंदगी के लिए पहचान पत्र जरूरी है, लेकिन मौत के लिए नहीं है। वो तो ऐसे ही पहचान लेती है उस मुफलिसी को, उस मजलूम को, जिसे पहचानने से इनकार कर देता है ये सिस्टम। तो इस सर्द मौसम में सुनने पड़े सिस्टम की बात होगी, जो बेघरों को, बेसहारों को सहारा देने की बात कहता है, लेकिन दावे सड़क के किनारे ही दम तोड़ के दिखाई देते हैं जब हम देर रात कड़कड़ाती सर्दी में रियलिटी चेक के लिए निकलते हैं। तो पहले ये रियलिटी चेक देखिए और उसके बाद हम मांगेंगे जवाब। जिला कलेक्ट्रेट दोनों ये दावे कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब राजस्थान में सर्दी सबाब पर है, जो तापमान है वो लगातार नीचे चला जाता जा रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने इंतजाम किए हैं, रैन बसेरे बनाए हैं। ऐसे लोग जिनके पास खुद की छत नहीं है, रहने को जयपुर में जगह नहीं है, वो रैन बसेरों में आकर रुक सकते हैं। लेकिन जब हम रात को 11 बजे शहर में निकले हैं तो तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। और मेरा दावा है जो दर्शक इन तस्वीरों को देखेंगे वो भी शेयर उठेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जब अपने बेडरूमों में लोग मोटी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, ऐसे समय में आप तस्वीरें देखिए। मैं इस समय SMS अस्पताल में हूँ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ सिर्फ राजस्थान के नहीं बल्कि अन्य प्रदेश, जो निकट यहाँ के प्रदेश हैं, वहाँ के लोग भी इलाज कराने आते हैं। और आप तस्वीरें देखिए, लोग खुले में सो रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि इनके बहुत आसपास में ही रैन बसेरे। हम बात करेंगे। अंकल जी, सो तो नहीं गए? कहाँ से आए हैं? अब राजस्थान के हैं। कहाँ से? झुंझुनू से आए। अच्छा, अब ये बताइए, आपको पता है कि जहाँ आप सो रहे हो वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही रैन बसेरा है? मालूम नहीं हमको। मालूम नहीं है? आज ही आए। तो वहाँ तो बढ़िया रजाई है, पीने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। आज ही आए, हम लोग मालूम नहीं था हमको। जहाँ आप सो रहे हो वहाँ से 100-100, 200 मीटर की दूरी पर बढ़िया रैन बसेरे हैं, मोटी रजाई है, खाना भी है। पता नहीं था। खुले में क्यों सो रहे हैं? रैन खुले में बसेरा अंदर बढ़ने नहीं देते तो। नहीं, रैन बसेरा है ना बगल में। पता ही नहीं है सर इधर ही हमारे है, को। जेलन मार्ग पे ही है। पता नहीं है सर हमारे को। थोड़ा सा ढूंढ लो चल के। खुले में सर्दी नहीं लग रही? सर्दी तो लग रही है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। ओके, तो क्या पूरी रात यहीं, पूरी रात खुले आसमान के खुले नीचे? आसमान के नीचे। मैं जिस समय जिस अस्पताल में हूँ SMS में, वहाँ करीब 100 से 200 लोग हैं जो खुले में रात गुजार रहे हैं। और जिम्मेदारी उन लोगों की है जो दावे कर रहे हैं। जिला कलेक्टर जगरूप यादव नए कलेक्टर बने हैं। मैं दुआ करूंगा कि काश वो हमारा शो देख रहे हो तो उनकी नींद टूटे। वो तो उस समय मोटी रजाई में होंगे, लेकिन इन लोगों को देखिए कितनी सर्दी के मौसम में, जब हम और आप मोटी रजाई में भी कपाते हैं, ऐसे समय में इन लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। और जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 33 रैन बसेरे जयपुर में खोल रखे हैं। राजस्थान में सर्दी अपने सबाब पर है। कई शहरों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की सर्दी है। और इस समय हो रहा है 11:30 बजे का, वो समय जब सर्दी पूरे चरम पर होती है और बड़े बड़े लोग, हम और आप सभी लोग बेडरूमों में मोटी रजाइयों पर सोते हैं। ऐसे समय में हम जयपुर में हैं, 22 गोदाम फ्लाईओवर, जो राजधानी का बड़ा रिहायशी और VIP इलाका है। ऐसे समय में आप देखिए दर्जनों लोग फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे बहुत पतले पतले कंबलों में सो रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए हैरान करने वाली हैं कि लगातार जिला कलेक्टर और नगर निगम दोनों के अधिकारी ये दावा करते हैं कि राजधानी में 30 से अधिक रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसी सुविधाओं के बावजूद लोगों को फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं यहीं का हूँ। तो आप रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते हो सोने? जी ID मांगते हैं, ID तो चोरी हो जाती है, क्या करें। आप कहते नहीं हो कि बिना ID के रुकने दो? तो बाबूजी लेते नहीं बिना ID के। ये देखिए आप, और ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की तारीफ करनी होगी, जो ऐसे लोगों को आकर कंबल बांट रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए बाबा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जोधपुर के रहने वाला। तो आप ये बताइए, इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हो? रैन बसेरे जो बनाए हैं नगर निगम ने, उनमें जाके क्यों?
तो देखिए, हमने रियलिटी चेक किया, 3 जगह पर हम गए थे। एसएमएस हॉस्पिटल के पास जब हमने तस्वीर देखी तो वहां पर सड़क पर लोग रात गुजार रहे थे, ठंड से ठिठुर रहे थे, नींद कहां आएगी ठंड की वजह से। 22 गोदाम पुलिया के पास जब हम गए, फ्लाईओवर के पास, तो वहां पर भी वही स्थिति थी और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास भी वही स्थिति थी। सवाल ये उठता है कि जब तमाम सुविधाओं की बात कही जाती है, इंतजाम अगर रैन बसेरों में है तो ये लोग क्यों नहीं जाते? क्या यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, या फिर जो दिक्कत यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उनके पास आईडी प्रूफ नहीं है, उस आईडी प्रूफ के ना होने की वजह से उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता। अब सवाल ये है कि आप भले ही रैन बसेरों में हीटर लगवा दीजिए, ब्लोवर लगवा दीजिए, मखमल की रजाई पहुंचवा दीजिए, लेकिन जब लोग पहुंचेंगे ही नहीं तो ये इंतजाम किसके लिए, क्यों है? जब जिंदगी सड़क पर ही दम तोड़ेगी तो इन इंतजाम का क्या करेंगे हम लेकर? आज इस पर जवाब मांगेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष पारिक जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, धर्म सिंह सिंघानिया कांग्रेस की तरफ से, जो कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और आरके मेहता जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी बनती है, जो ये तमाम इंतजाम देखते हैं, डीसी हैं NULM के, और देवेंद्र देव जी, जो कि आप नेता हैं, और बॉबी दीक्षित जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरके मेहता जी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अधिकारियों से, सिस्टम से बहुत आस होती है, कई दफा ये आस दम तोड़ती दिखाई देती है, तो क्या करें, किसके पास जाएं, क्या हकीकत है, जरा बताइए सर। देखिए, हमें 2 चीज़ों में डिफरेंस करना पड़ेगा जी। एक तो ये है कि हमारे पास जैसे क्या है कि प्रॉपर इंतजामात ही नहीं हो, और एक ये है कि इंतजामात है लेकिन लोग उसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, जानबूझ के नहीं लेना चाहते। हम प्रयास भी अब ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है सर। अगर मुझे ठंड लग रही है या फिर तेज बारिश हो रही है तो मैं छत ढूंढूंगी ना, मैं जानबूझकर क्यों भीगूंगी, हर रात क्यों ऐसे सोऊंगी? ऐसे क्यों नहीं लेना चाहते लोग ऐसे फायदा? जो रात में फुटपाथ पर ऐसे कई ऐसे लोग हैं, वो उनको क्या है कि रात को रजाई, ये जो दानदाता जो हमारे हैं, वो उनको कंबल, रजाइयाँ, अच्छा। ये क्या रात को उनको फ्री में उड़ाते हैं। अच्छा, तो उनको वहाँ अगर वो जाते हैं तो वो बेनिफिट मिल नहीं पाता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, एक बात बताइए कि किसी रोज रोटी मिल जाएगी, उस आस में हम हर दिन भूखे सोएंगे क्या? ये कुछ हास्यास्पद लग रहा है सर। नहीं, कि अगर हमें किसी रोज पुलाव मिल जाएगा, बिरयानी मिल जाएगी, तो हम भूखे सोएंगे कि किसी रोज तो कोई आएगा, खिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा तो ही खाएंगे? हमने प्रयास किए, हमने सर, जैसे हमारी ये विजिलेंस की बहुत बड़ी गाड़ियां भी। बात आप कह रहे हैं बॉबी दीक्षित जी। सर कह रहे हैं कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कि कोई आएगा, रहम करेगा और एक कंबल दे जाएगा और उसका मिसयूज करेंगे, उसको बेचेंगे, पैसे कमाई करेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि पूरी सर्दी इसी आस पर गुजार देते बाहर? ठंड लगती ही नहीं है। सच्चाई तो अभी आपकी टीम ने देखी है। 22 गोदाम अपना SMS नहीं, लेकिन एक शब्द पर थोड़ा सा मुझे एक चीज समझा दीजिए। ये आपत्ति है कि जानबूझकर खुद से वो सुविधाओं का फायदा नहीं लेना चाहते। मैंने कभी ऐसे सुना नहीं कि पब्लिक सुविधाएं दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है। और रही आश्रय स्थल की जो बात कर रहे हैं कि अभी जस्ट वो एक SMS वाला जो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वहाँ कई लोगों को आते जाते रात दिन देखा है उनको, तो क्या वो उनको सड़क पे सोना, फुटपाथ पे सोना अच्छा लगता है? क्या वो नहीं सोना चाहेंगे इस कड़ाके की सर्दी में? क्या आश्रय स्थल का वो उपयोग करना नहीं चाहेंगे क्या? लेकिन जब वहाँ कुछ हो, जब ना सिर्फ गिने चुने नाम मात्र के होते हैं, अगर 2 से 4 चले गए, अगर 10-12 भी चले गए तो उनको मना कर दिया जाता है कि यहाँ जगह नहीं है। तो वो जाके क्या करेंगे जब सुविधा ही नहीं है? सिर्फ नाम मात्र एक दिखावे का बोर्ड जरूर लटका हुआ है सुविधाओं में, कहीं का भी ले लो, किसी भी जगह के ले लो। और राजस्थान की बात कर लो, टिप्स पे बता दूं मैं कहाँ कहाँ किस तरह के आश्रय स्थल चल रहे हैं, क्या चल रहा है उनमें। दिन में दफ्तर चलते हैं, शाम को नाम का मात्र आश्रय स्थल है। पब्लिक को इस चीज की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए ये मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि पब्लिक लोग उसका फायदा नहीं उठाना चाहते, लोग जानबूझकर नहीं आना चाहते, ये चीज कभी नहीं हो सकती। नहीं, ये तो आपके संवाददाता ने भी ये स्वीकार किया है कि हमारी वहाँ सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। हमारे वहाँ पर रजाई गद्दे हैं, हमारे, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तमाम सुविधाएं हैं, मैडम जैसे कह रही है कि वहाँ मतलब सुविधा ही नहीं है, लेकिन आप साथ चले, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, किसी भी रैन बसेरा का हम दौरा करते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये तो बाहर जो लोग थे उनकी है हकीकत। एक और पार्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे कुछ जो रैन बसेरे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास के हों या फिर SMS हॉस्पिटल के पास के, वहाँ स्थिति है कि शौचालय की सुविधा नहीं है। NULM की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि प्रति 10 व्यक्ति पर एक शौचालय होना चाहिए। सर, जब शौचालय ही नहीं है, जब अंधेरा ही है, बिजली ही नहीं है, कम से कम सड़क की रोशनी तो मिल जाती है ना। जब सुविधाएं इस तरह से नहीं है, आप कंबल ला के रख भी देंगे, जब अंधेरे में कोई क्या करेगा? जब हाथ को हाथ ही नहीं सूझेगा, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां कैसे रहेंगे सर? ये बताइए।
नहीं, हमारे रैन बसेरों में सब में लाइट की 3-4 रैन व्यवस्था है। बसेरों का औचक निरीक्षण हमने और किया। उसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पर पास में सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ। तो उस सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में हम अपना रैन बसेरा खास लगाते तौर पर हैं। जो अस्थायी आपके अस्थायी जो रैन बसेरे हैं। जो स्थायी रैन बसेरे वहां तो फिर भी सुविधाएं हैं, अस्थायी में सर नहीं है। अस्थायी में तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि हम सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में हमारा रैन बसेरा लगाते हैं ताकि लोगों को वो सुविधाओं का यूज कर सके। अच्छा, और इसके अलावा अगर कहीं नहीं है तो फिर हम अपने जो गैरेज में जो हमारे है टॉयलेट वगैरह है उनको हम खड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए मनीष पारिक जी, सर अभी भी सरकार भले ही आपकी नहीं हो प्रदेश में, लेकिन शहर में तो आपकी ही सरकार है, मेयर आपके ही हैं, चेहरा बदल गया है, लेकिन जब बुलाओ तो वही तेवर दिखाते हैं, आते ही नहीं है, क्यों भाई? नहीं सुषमा, ये जो कंसेप्ट है वो भी माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पर लाया गया था। बीजेपी का ही कंसेप्ट है बहुत कि अच्छा जो खुली concept छत है, पे लेकिन ना उसकी हकीकत खुली की छत पे बात किसी कीजिए को ना ना सर। सोना पड़े, और जो लोग हैं वहाँ पर उनको रैन बसेरा मिले। आपने देखा बाद में मोती डूंगरी मंदिर की तरफ से भोजन भी व्यवस्था मुहैया कराई है, लोगों को भूखा नहीं सोना पड़े। उसके बाद में आपने देखा कि 5 रुपए में जो फूड मिलता है वो भी सरकारी आधार पर वहाँ पे वितरण चालू किया ताकि कोई भूखा ना सोए। अल्टीमेटली तो सारे सर अब लेकिन जो सोशियो ये बड़ी विडंबना है कि अगर आप रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे जी ठीक है, अगर आप यूनिसेफ की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो बच्चे भूखे रहते हैं, किस तरह से भूखमरी की कगार पर देश है, उस पर अगर हम नहीं जाएं तो बेहतर है कि क्या जानबूझकर लोग खाते भी नहीं है, क्या जानबूझकर लोग खाते भी नहीं कि खाना भी सब सारी सरकारें सस्ते दरों पर उपलब्ध करा देती है, जब खिलाती है आके, लोग खाने को तैयार नहीं है, लोग भूखा मरना चाहते हैं, लोग ठंड से मरना चाहते हैं, उनको तो सुविधाएं चाहिए ही नहीं है। आप बात फिर कर रहे हैं रेन बसेरे की बात बता रहा हूं मैं स्पेसिफिकली। अगर आप अन्नपूर्णा भंडार की बात करेंगे, अन्नपूर्णा गाड़ी की बात करेंगे जिसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन मिलता है, उससे भी 12,000 लोग रोज लाभ लेते हैं जयपुर जिले में। ऐसी बात नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सोशियो साइको इशू है। पर जो लोग दिख रहे हैं आदमी स्पॉन्टेनियसली कहां सोना चाहता है, जो लोग दिख रहे हैं वो क्यों है सर, ये समझा दीजिए, लोग सड़क पर क्यों हैं? मेरे कहने का मतलब यही है कि सोशियो से कंबल से क्या सर्दी चली बेसिकली जाती है? सोशियो साइको इशू एट द स्पॉन्टेनियस, उसके दिमाग में क्या आता है, वो कहां सोना महफूज समझता है, या फिर उगाही होती है वहां पर, और ये सही बात है। मैंने या कहा फिर मिसबिहेव किया जहां पर जाता है, आवाजाही ज्यादा होती है, जहां से वो आम आदमी वहां जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो गरीब है, दूर दराज रह जाता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, जो एनजीओ सरकार द्वारा भी चलना चाहिए कि आप यहाँ पर ना सोए, कोई उनको बताने वाला हो, यहाँ पर पास में ये रैन बसेरा है उसकी कोई सूची मिले। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन ये पक्की बात है, सुविधाओं निरोधक बढ़ती जा रही है। अब तो सत्ता में भी आप है, सरकार में, सरकार के बाद ये पहली सर्दी है, उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, सबसे पहली बात तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि नगर निगम ने एक तरह से खाना पूर्ति करके, तो आप भी है ना सर वहाँ पर? बिल्कुल मैं भी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमने हाल ही में जिस प्रकार से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, हमने मौका में परीक्षण करेंगे और जो भी कमियां होगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन पिछले 4 साल से मैं आपको बता दूं, क्या है, पिछले कोई जहमत नहीं उठाता कि सर मैं पिछले 4 साल से चलकर चला जाए, अपनी गाड़ी से चला जाए, आपको कोई कह नहीं रहा कि आप जाइए वहां पर सर्दी सीट खाइए, आप तो ब्लोवर वाली गाड़ी में जाएंगे जनाब, बस देख कर आ जाएंगे कि हकीकत क्या है, उन दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि पिछली बार भी रियलिटी चेक किया गया था और नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा किया गया था और उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि अभी मनीष पारिक जी खुद स्वीकार कर चुके हैं, मनीष पारिक जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। आपने कहा सर बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए, मेहता जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो भी कमियां हैं हम बिल्कुल अधिकारियों को तैनात करेंगे कि जिस प्रकार से निरीक्षण होता है, सियासत मत कीजिए, अधिकारियों पे मत डालिए कि केवल अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए काम तो अधिकारियों करना है, हमें तो हमें आदेश खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर देखिए काम तो अधिकारियों करना है, हमारे पास इतने पावर नहीं है कि हम वो काम कर सके, अधिकारी के पास पावर होते हैं, अधिकारी उस चीज को लेकर काम करते हैं। अधिकारी अब सरकार हमारी बन चुकी है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, हम कुछ स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की जो भी चीजें हैं नेताजी वो आगे जाके सीधा आरोप है कि अधिकारियों के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, अधिकारी ही नहीं सुनते, यानी कि मान ले कि सिर्फ आपकी कमी है, अवेयरनेस की बात हो तो आपकी कमी है, अगर लोगों में इस तरह का डर है कि उनको आईडी नहीं है तो इस तरह की जो खामियां है वो आपकी कमी है, सब आपकी कमी है। नहीं, जो नगर निगम है वो बेसिकली जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों के उस मिलीजुली वो उससे ही चल सकता है। आपके सामने ही बोल रहे हैं कि अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं, नाम बताते नहीं। ऐसा कोई नहीं है। अब जब भी ये आप लोग बताते हैं, जनप्रतिनिधि कोई बताते हैं, हमारी कमेटियां बनी हुई है, इसमें कमेटी के लोग जैसे कोई डिसीजन लेते हैं, हमें बताते हैं तो हम उन चीजों को हाथ के हाथ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी देवेंद्र जी,
आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, क्या कर रही है? क्योंकि आप तो बहुत उसूलों की राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली में भी रैन बसेरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देता है, राजस्थान में क्या कुछ कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जो रैन बसेरे हैं, हमने उसमें स्पेशली अभी एक बड़ा मुद्दा है कि रैन बसेरे लेकिन लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, तो दिल्ली में इसके लिए हमने विजिलेंस टीमें बनाई हैं जो कि जो लोग भाई अभी भी मेरे को भी बात समझ में नहीं आई। दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि रैन बसेरों में लोग जाना नहीं चाहते। आप बताइए, आपको सर्दी लगेगी? बिल्कुल लोग जाना। आप बताइए देवेंद्र जी, आपको सर्दी लगेगी और मैं कोट रख दूं सामने, कितनी देर नहीं पहनेंगे आप? स्वेटर रख दूं सामने, कितनी देर नहीं पहनेंगे आप? मैम एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एक तो देखिए दो चीजें बताइए, आपको गर्मी लगेगी, आपके सामने एसी है, रिमोट है, आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? दो चीजें, कितनी देर नहीं चलाएंगे? देखिए दो चीजें, दिल्ली में क्या है कि दिल्ली और राजस्थान कहीं भी जो रैन बसेरे बने हुए हैं, लोग उनमें जाना भी चाहते हैं, लेकिन दो दिक्कतें उनके सामने आती हैं। पहली दिक्कत तो ये आती है कि जो भी अभी एक खबर आई थी कोटा में, जहां पर शराब पी करके एक वहां पर कर्मचारी बैठा हुआ था। ऐसी स्थिति में क्या महिलाएं वहां पर सो सकती है रात में? खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? कहाँ कोटा की एक खबर आई थी। बिल्कुल मैम, अभी उसमें जा रहा हूँ मैं। तो देखिए दो दिक्कतें सामने आती है। पहला तो जो ये लोगों को इल्जाम मत दीजिए, पहली बात तो लोग खुद से नहीं जाते। पहला तो क्यों नहीं जाते इसको समझने की लोग जाना चाहते, वही उन्हीं कारणों पे हम बात करना चाह रहे हैं कि दो कारण है, बड़े जो कारण है। पहला तो जो कर्मचारी इन रैन बसेरों में मौजूद होते हैं उनका अभद्र व्यवहार। दरअसल आप जाइए, कभी भी कोई भी एक जो गरीब या जो बेघर आदमी है वो जब उसमें जाता है तो पहले आईडी वाला जो एक बड़ी समस्या आती है, वो कहाँ से लाए आईडी जब उसके पास खाना या रहने की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसको दुत्कारा और फटकारा जाता है। तीसरी जो एक बड़ी चीज है वो है कि जब कोई बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उन्हें इतनी जागरूकताएं नहीं होती हैं कि नजदीकी कहाँ है। 33 रैन बसेरे हैं जयपुर में, लेकिन जयपुर की आबादी के हिसाब से बाहर से जो आबादी आ रही है, मेहता जी से समझते, मेहता जी क्या वाकई में आईडी प्रूफ की इतनी जरूरत है कि किसी रैन बसेरे में रात गुजारने के लिए हमारे पास पहचान पत्र? जो भी रैन बसेरा है वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो लोगों को बताना आपको भी जरूरी है। कुछ विजिलेंस टीमें होनी चाहिए जो लोगों को वहां तक पहुंचाएं रात भर। तो ये बहुत ही ज्यादा कोई कॉस्टली चीज नहीं है, कुछ विजिलेंस टीमें लगाई जा सकती हैं जो जागरूकता फैलाएं और लोगों को वहां भेजें। और इसके साथ ये जो आप कह रहे हैं ना देवेंद्र जी, काश की दिल्ली सरकार भी समझ जाए और अर्बन हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं गठन को लेकर जो फटकार लगी, कम से कम उससे तो सीख लिया जाए। आप जैसे कार्यकर्ता भी है उनके पास, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेहता जी, ये एक बहुत अहम सवाल है, एक आईडी कार्ड क्या वाकई में एक बड़ा इशू है? क्योंकि लोग कह रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि हम कौन है, हम अचानक से पहुंचेंगे, पूछेंगे तो वो किस तरह से हाईलाइट होंगे। वो चुपचाप निकलते हैं, किसी तरह से जवाब देते हैं और फिर से अपना मुंह ढक लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। यानी कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं समस्या है इसको लेकर। अगर समस्या है तो कहां पर है, क्यों? पहले सिक्योरिटी पर्पस के मद्देनजर हम लोग आईडी कार्ड हम लेते थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये इशू गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी किए कि आप किसी का भी आईडी कार्ड नहीं लेंगे। उसके बाद हमने सारे जितने भी हमारे गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, सारे हमारे जितने भी अधिकारी इसमें इंस्पेक्शन में जो रहते हैं, उनको सबको ही हमने स्ट्रिक्टली बाउंड किया हुआ है कि आप किसी का भी आईडी कार्ड अगर नहीं भी है, आईडी कार्ड नहीं भी है तो आप उसको उसमें रहने से मना नहीं करोगे। तो ये आईडी कार्ड वाला तो कोई इशू कोई ऐसा बड़ा है नहीं। फिर भी हमारे ध्यान में अगर बाय द वे किसी कोई आती है हमारे तो हम तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं। 22 गोदाम फ्लाईओवर पर कुछ लोग पड़े थे, उन्होंने ये बात कही है, तब उम्मीद करें कि आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस की कमी। जो एसएमएस हॉस्पिटल के पास लोग थे, जो भी हम बॉबी जी भी कह रही थी और अभी देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि लोगों को नहीं पता होता है, तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने घर खड़ा कर दिया, आलीशान घर खड़ा कर दिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो आलीशान घर यहाँ पर है, तो क्या फायदा सर उसका? उसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, इसके लिए ये ठीक है, अच्छा इशू है आपका। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे जो हॉस्पिटल्स है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, जहाँ पर जो इस तरह के लोग ज़्यादा है, बाहर से जो लोग आते हैं वो उनको रहने के लिए नहीं मिलती, तो हम वहाँ जगह जगह इसके लिए अब बोर्ड वगैरह, होर्डिंग वगैरह इस तरह के जो है सूचनाओं के लिए वो हम लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान में आई है तो इस चीज़ का ये बड़ी बात है कि अब जागे आप लोग, ये तुरंत हम मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया जब तस्वीरें दिखा रहा है, जब सवाल पूछ रहा है, तब आप लोग जाग रहे हैं। चलिए अच्छा है कि देर आए दुरुस्त है, अभी तक जितनी जिंदगियां हैं सड़क पर उनको तो कम से कम बचा लिया जाए। लेकिन ये पहले क्यों नहीं सोचा गया सर? इतने बड़े अधिकारी आप लोग, इतना बड़ा सिस्टम होता है, इतनी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, वहां पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं, सभी स्टेट की वहां पर अधिकारी होती हैं, उनसे एक्सरसाइज करने को कहा जाता है, तो उसमें क्या ये इतना छोटा सा पेच छूट जाता है? ये समझाइए जरा सा। चीजें क्या अनुभव से रिफाइन होती है, तो जैसे जैसे अनुभव आते हैं, आप लोग जैसे जाते हो, आप लोगों के माध्यम से हमें वो मिलते हैं या इस तरह के मंचों से हमें जो चीजें मिलती है, तो उन चीजों को फिर हम भी वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्बन होम्स कमेटी के गठन के लिए कहा था, राजस्थान में उसका कितना काम आगे बढ़ा है, क्या है उसके लिए? किस चीज की कमेटी में? अर्बन होम्स कमेटी, बेसहारों के लिए
जो बेसहारा लोग हैं उनके आश्रय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 22 राज्यों को ये कहा गया था, कुछ राज्यों पर जुर्माना भी अभी लगाया गया, हरियाणा सरकार भी जिसमें है और कई और सरकारें भी हैं। देवेंद्र जी जानते होंगे दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी थी, उसमें उनको भी सजा दी गई थी। तो उसको लेकर राजस्थान में कितनी प्रगति है, कितनी प्रोग्रेस उसको लेकर? कमेटी के बारे में मुझे थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे 4-5 दिन ही हुए अभी। अच्छा। चलिए बॉबी जी, ये एक बड़ी चीज है कि कई सारी मेजर चीजें जो होती है हम छोड़ देते हैं या शायद हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। दो चीजें हैं, एक होता है कि गलती से छूटना, एक होता है लापरवाही से छूटना। अब अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखाता, 2011 से मामला चला आता है, 2017 तक आता है, 2018 तक आता है, तो हम क्या सीख नहीं पा रहे हैं क्या? यह हमारे लिए वाकई में जिंदगी की कीमत नहीं है? आप कह रहे हैं कि गलती से या भूल से, कब तक करोगे आप ऐसी भूल? आप 2011 की बात कर रहे हैं कि मैंने भरतपुर के जितने भी आश्रय स्थल थे, शेल्टर होम में, उनका सर्वे मैंने खुद किया है। वहाँ की जो स्थिति मैंने देखी थी, रजाई गद्दे कोई चीज नहीं थी, नाम था, बिल्डिंग थी, बोर्ड लटका हुआ है, लेकिन वहाँ ना तो आज तक किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कोई रहा, ना कुछ। वहाँ पे सिर्फ अपने पर्सनल काम चलते हैं। कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे अंदर कुछ लोग बैठ के शराब वराब पीने का काम भी करते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है भाई। हम सड़क पर अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो 4 लोग तो गुजर रहे होंगे, कोई तो बचा लेगा। अगर अंदर हम हैं और वहां पर ही लोग बैठे हुए, ऐसे भक्षक बैठे हुए, तो हम कैसे बच जाएंगे? तो ये जो बात कर रहे हैं हम इसी चीज की, तो ये लापरवाही और जो अन्य भिक्ता बता रहे हैं कि हमारी भूल है, तो ये तो भूल तो बहुत बरसों से चली आ रही, पता नहीं इनमें कब सुधार होगा। मनीष जी और सिंघानिया जी, आप दोनों को जवाब देना पड़ेगा। 2011 में जो मसला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में जब इसको संजीदगी से उठाया था, सवाल किए थे, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट थी। आप दोनों को ही जिम्मेदार क्यों ना माने कि इतने साल तक की स्थिति बनी रहती है? जवाब पहले कौन देगा? बड़ी बात यही है सुषमा, कोई कंप्लेन आती है तो सारी निवारण होता है, और जिन विषय पर कंप्लेन नहीं आई है वो समस्याएं दरकिनार होती है। ये सही बात है। अल्टीमेटली मैंने आपको कहा कि जहां पर जरूरतमंद आते हैं, एक बार जब लू के होता ही है, पड़ रहे होते लेकिन हैं, अगर कोई घटना की कंप्लेन आई तो गार्ड हटाया, सस्पेंड किया, कोई कार्रवाई करी, ये भी हुआ। मनीष जी मत घुमाइए, ईमानदारी से मान लीजिए। नहीं, बात यही है, मैंने आपको कहा कि सवाल होता है, थोड़ी सी ईमानदारी दिखा लेनी चाहिए। मनीष जी, साल में 2 बार ये इशू उठाया जाता है, कोर्ट भी फटकार लगाता है, लेकिन हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं मानना चाहते। सर्दी जब कड़ाके की पड़ती है, जब पारा नीचे 0 के पास पहुंचने लगता है, तब भी यही स्थिति, और जब लू के थपेड़े होते हैं मनीष जी, तब भी वही। कितने लोग सोते हैं, मेहता जी से पूछिए आप, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? अगर आप उस पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी यूटिलिटी है, इतनी नेगेटिविटी नहीं है, परंतु इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप जो घटनाएं होती है उन पे भी प्रशासन चुस्ती से कार्रवाई करता है, और जो लोग सरकारी अधिकारी हैं वो इसके लिए ड्यूटी बाउंड है। दुक्का अपवाद की आप बात कर रहे हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, SMS हॉस्पिटल और 22 गोदाम फ्लाईओवर, ये कितना पैरामीटर है सर, कितना एरिया है, जरा बताइए। इस इतने से एरिया में इक्का दुक्का ने 3 मामले, बड़ी बात नहीं है ये? तो होना ही चाहिए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब 22 गोदाम एरिया बताइए, कितना एरिया हमने कवर किया, कितना एरिया हमने कवर किया, उसमें 3 मामले, क्या ये इक्का दुक्का मामला है? हाँ। बड़ी बात ये है कि अगर वहाँ जाए नहीं जहाँ खाना मिल रहा है, तो या तो उसकी अपनी भी कोई प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों की बात यह है कि उनको सूझता ही नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। फिर वही बात, जहाँ से शुरुआत हुई थी घूमते वही आ गए, जहाँ शुरुआत हुई थी वही घूमकर आ गए हैं। जरा बताइए कि कितने अधिकारी आपकी रात में निकले? सर 1 मिनट बताइए जरा, सिंघानिया जी आप भी बताइए जरा, कितने अधिकारी रात में निकले, कितने नेता रात में निकले औचक निरीक्षण करने के लिए कि रैन बसेरों में स्थिति क्या है, क्या वाकई में कोई अंदर मौजूद है, क्या खाली पड़े, महज खाना पूर्ति हो रही, रजिस्टर भर दिए जा रहे कि हाँ इतने लोग हैं, अंदर कोई नहीं है। कितने लोगों ने देखा? फिर आप कहते कि आम जनता भूखा रहना चाहती है, आम जनता मरना चाहती है? सिंघानिया जी, सुषमा जी, मैं आपको बताऊं कि अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो सभी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कब जाते हैं, हमें तो कोई नहीं दिखा। अगर हम रात को निकलते हैं, हम सारी खबरें दिखाते हैं, रात दिन धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने हमें जागरूक करके और भी से हमें ताकत दी है। ठीक है, आप 1-2 नाम बता दीजिए, हम पता कर लेंगे और चाहेंगे कि वो पॉजिटिव तस्वीर भी अपनी जनता के सामने रख सकें। तो अभी तक गए नहीं, पिछली बार हमारे काफी पार्षद भी गए थे, समिति अध्यक्ष हमारे पिछले साल जो भी है, पिछले साल और इस साल भी अधिकारी बिल्कुल ऐसी बात नहीं, तैनात है, अधिकारी जाते रहते हैं, मौके पे जनप्रतिनिधि जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुख्य काम तो इसका जो समिति चेयरमैन है, उस समिति चेयरमैन को देखना है और जो अधिकारी उनको देखना है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो जाते नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधाएं अगर दे रहे हैं तो वो जाते भी होंगे, देखते भी होंगे।
लेकिन जिस प्रकार घटनाएं आप बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ में होती है, वो एक वास्तव में दुर्भाग्य है कि इस प्रकार घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पिछली बार मामला आया था कि शराब पी के कुछ कर्मचारी ऐसे गार्ड जो होते हैं वो लगे होते हैं, उनकी वजह से सभी धूमिल होती है, लेकिन उनको भी सस्पेंड किया गया, उनको भी हटाया गया। मेहता जी, क्या वाकई में आप ये मानेंगे कि कुछ तो कमी है, इस वजह से रैन बसेरे से ज्यादा बाहर सड़क पर लोग पड़े हुए हैं, और उस कमी को कैसे दूर करेंगे? आश्वासन देके जाएंगे, हम माने कि अधिकारी हमें दिखाई देंगे रात में, वो तस्वीर में दिखाना चाहते हैं कि हाँ सिस्टम पूरा सुनने नहीं पड़ा है। नहीं, कमी तो जब माने कि जब हमारे वहाँ रैन बसेरों में सुविधाएं पर्याप्त नहीं हो और उनको कोई तकलीफ हो और फिर वो बाहर सोए। ये तो ये है कि कुछ उनकी मेंटलिटी है या कुछ क्या मजबूरी है उनकी। तो हमने पिछली बार 2 बार, मैं बताऊं आपको, हमारी रात को टीमें भी घूमती है, ऐसा नहीं है, टीमें घूमती है। सोच अगर किसी के मन में कुछ है तो आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है? नहीं, उनको हमने जबरदस्ती कई बार उनको लाला के हमने रैन बसेरों में छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मतलब जिम्मेदारी निभाई नहीं है। उनको लाला के जबरदस्ती छोड़ा है, पता लगा या तो उसी समय उठ के चले गए वो, या फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो। यानी कि जनता मरना चाहती है, जिंदगी प्यारी नहीं मौत प्यारी है हमें। सिस्टम पूरी तरह से सरपट दौड़ रहा है, हम दौड़ना नहीं चाहते, हम थमना चाहते हैं, हम जमना चाहते हैं इस सर्द रात में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, शुरुआत जहां से हुई थी, घूम करके कहते कि दुनिया गोल है, नारंगी की तरह है, और वहीं घूम करके हम फिर आ गए कि आम जनता ही रैन बसेरों में जाना नहीं चाहती है। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों। क्या वाकई में किसी को भूख लगेगी तो वो रोटी की तरफ नहीं भागेगा? किसी को सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी तो क्या वो स्वेटर जैकेट की तरफ नहीं भागेगा? किसी को गर्मी लगेगी तो उसे पसंद आएगा लू के थपेड़े खाना? या वाकई में सिस्टम खोखला हो चुका है? इतनी सारी खामियां हैं जिन्हें देखने की जरूरत कोई करना नहीं चाहता। आम आदमी मरता है तो मरे, मुफलिसी में जीना चाहता है तो जिए, किसी को परवाह नहीं। फिलहाल के लिए आज इतना है।